Okay guys, welcome to the next lecture on advanced analysis of algorithm, that is lecture number 4. So in the previous lectures we have been discussing about the various algorithms. हमने तकरीबन 7 एल्गोरिथम स्टडी किए और 1-2 एल्गोरिथम्स का एनालिसिस भी देखा. अब हम देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस या कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. When analyzing the efficiency of an algorithm in terms of time, we do not determine the actual number of CPU cycles because this depends on the particular computer on which the algorithm is run. Furthermore, we do not even want to count every instruction executed because the number of instructions depends on the programming language used to implement the algorithm and the way the programmer writes the program. तो इसका मतलब ये है कि ना तो हम कंसिडर करते हैं CPU साइकिल्स को, क्योंकि मशीन टू मशीन एल्गोरिथम वेरी कर सकता है और हर मशीन की अपनी स्पीड हो सकती है. सेकेंडली, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसे डिपेंड नहीं करेगा कि कोई प्रोग्रामर उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएगा तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम ज़्यादा हो सकती हैं. तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मेजरमेंट का टूल हो जो कि इंडिपेंडेंट हो कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, प्रोग्रामर से और उन तमाम एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटीज से जिसमें के एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया, लाइक लूप इंडेसेस, पॉइंटर्स, एक्सेट्रा एंड सो ऑन. नाउ वी हैव स्टडीड 2 algorithms, 1.5 and 1.1 in the previous slides. Algorithm 1.1 was on sequential search और 1.5 was on binary search, और दोनों को हमने इनपुट साइज n प्रोवाइड किया. जब हमने उनको एनालाइज किया तो वी हैव सीन दैट in general the running time of an algorithm increases with the size of the input and the total running time is roughly proportional to how many times some basic operation is done. और उन दोनों एल्गोरिथम्स में जो बेसिक ऑपरेशन था वो कंपैरिजन था. इस वजह से किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए वी मस्ट सी कि बेसिक ऑपरेशन जो कि फंक्शन है इनपुट साइज का वो कितनी बार रन हुआ. नाउ वी हैव सीन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और उन तमाम में हमने n जो था वो सिंपल इनपुट आइटम्स को कंसिडर किया विच वाज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट. अब एल्गोरिथम 1.5 जब हम देख रहे थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो n वाज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इज़ अ सिंपल मेजर ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट. तो कुछ एल्गोरिथम्स में n जो होगा वो बिल्कुल डायरेक्टली इनपुट साइज होगा, लेकिन कुछ एल्गोरिथम्स में वो वेरी करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ग्राफ का अगर हम एल को ले लें तो n जो होगा वो नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस पर डिपेंड करेगा. कभी कभी n जो है वो बाइनरी डिजिट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम n को 13 ले लें तो अब n13 विल नॉट बी द इनपुट साइज, जबकि इस 13 का बाइनरी कोड अगर हम बना लें 1101 जो कि 4 बिट का कोड है, तो उसका साइज ऑफ द इनपुट विल बी 4 रादर देन 13. After determining the input size, we pick some instruction or group of instructions such that the total work done by the algorithm is proportional to the number of times this instruction or group of instruction is done. तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि this will be the basic operation. In general, a time complexity analysis of an algorithm is the determination of how many times the basic operation is done for each value of the input size. अब इस बेसिक ऑपरेशन कितनी दफ़ा रन करेगा, हाउ मेनी टाइम्स दिस बेसिक ऑपरेशन और टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इज टू बी डन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t ऑफ n से. t विल बी रिप्रेजेंट द टाइम द एल्गोरिथम डज द बेसिक ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द इनपुट साइज n, and t of n is called the every case time complexity of the algorithm. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्गोरिथम 1.2 को रिकॉल कर लें जो कि एड अरे मेंबर था, तो बेसिक ऑपरेशन इज ऑलवेज डन द सेम नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ साइज n. तो अगर वो 10 एलिमेंट है तो बेसिक ऑपरेशन 10 बार होगा, 50 एलिमेंट है तो 50 बार होगा.
इसका मतलब ये है कि इसमें बेस्ट या वर्स्ट केस नहीं हो सकता, तो इस किस्म के एनालिसिस को हम कहते हैं एवरी केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरी केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ एक्सचेंज सॉर्ट। अगर हम एक्सचेंज सॉर्ट को रिकॉल कर लें, जो कि हमारा एल्गोरिथम 1.3 था, उसमें हमने दो अरेज का इस्तेमाल किया, एस ऑफ आई और एस ऑफ जे का। एस ऑफ आई वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड फर्स्ट एलिमेंट गोइंग अप टू n-1, जबकि एस ऑफ जे जो था दैट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट गोइंग अप टू nth एलिमेंट। और इन दोनों के केसेस में कंपैरिजन हो रहा था। अगर दो एलिमेंट्स के कंपैरिजन में नेक्स्ट एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से छोटा है तो वो स्वैप हो जाएगा, अदरवाइज अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। अब वी मस्ट डिटरमिन हाउ मेनी पासेस देयर आर फॉर द फॉर जे लूप। तो किसी भी गिवन n के लिए फॉर आई लूप के अंदर n-1 पासेस थे जे लूप के। जब पहले दो एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो गए तो फिर हमारे पास n-2 एलिमेंट्स रह गए, तो फॉर जे लूप जो था वो n-2 टाइम्स चलेगा। इसी तरीके से पहले दो एलिमेंट के बाद थर्ड पास में n-3 पासेस चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लास्ट एलिमेंट्स पर पहुंचेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट यानी एक कंपैरिजन रह जाएगा उनको सॉर्ट करने के लिए। अगर हम टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लें तो इट इज़ n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 हर स्टेप के लिए +1। और अगर इसको हम बाय सीक्वेंसेस एडअप कर लें तो हमारे पास जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। Similarly, now come to calculate the every case time complexity of matrix multiplication algorithm, जो कि हमारा 1.4 एल्गोरिथम था। उसमें हमने देखा कि हमारे पास तीन लूप्स चल रहे हैं, एक आई लूप, जे लूप और के लूप। So there are always n passes through the for I loop, in which pass there are always n passes through for the j loop, और फिर उस j loop के अंदर हमारे पास n passes है for the k loop। इसका मतलब ये है कि बेसिक ऑपरेशन इज इनसाइड द फॉर के लूप, जिसको कंप्यूट करने के लिए t of n इज इक्वल टू आई लूप यानी कि n टाइम्स मल्टीप्लाई बाय फॉर द j लूप n टाइम्स एंड फॉर द k लूप n टाइम्स, सो दैट मेक्स आवर टोटल ऑफ n क्यूब which is the time complexity of this algorithm। अब जैसे कि हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एल्गोरिथम का एवरी केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करे। कुछ एल्गोरिथम ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी भी होगा। वर्स्ट केस जैसे कि हम एल्गोरिथम अगर 1.1 को रिकॉल कर लें, विच वाज सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम, और हमारे पास जो एलिमेंट हम ढूंढने जा रहे हैं वो एल्गोरिथम वो एलिमेंट या तो उस अरे का लास्ट एलिमेंट है और या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम पहले एलिमेंट से शुरू करके कंपैरिजन करते जाएंगे टिल वी रीच द लास्ट एलिमेंट, अगर वो लास्ट एलिमेंट हमें मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो तब भी उतने ही कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे। सो W of n इज कॉल्ड द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो इफ T of n एग्जिस्ट तो फिर W of n जो है वो T of n के बराबर होगा। सो ये वर्स्ट केस इस वजह से है क्योंकि हो सकता है कि वो आपको स्टार्ट में ही पहले एलिमेंट में वो एलिमेंट मिल जाए, तो दैट विल बी देन द बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। यहाँ पर देखें, सो एज वी हैव सेड कि द बेसिक ऑपरेशन इज डन एट मोस्ट n टाइम्स, which is the case if x is the last item in the array or if x is not in the array. Therefore W of n is equal to n. Similarly, अगर वो वर्स्ट केस n पर है तो हो सकता है कि दरमियान में कहीं पर वो एलिमेंट हमें मिल जाए, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज द एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a of n. सो अगर W of n एग्जिस्ट करता है तो मे बी A of n भी एग्जिस्ट करता हो, तो अगर T of n एग्जिस्ट then it means that A of n is equal to T of n.